हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 6 ने 8 करेंगे। 7 मॉक टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और ये 8वां मॉक टेस्ट हमारे सामने है, जिसका पहला नंबर प्रश्न है। आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से, हम बताते हैं और अपना आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। बोलता है दो संख्याओं का योग 22 है। दो संख्याओं का योग मतलब सम क्या है, 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। मतलब एक संख्या, पहला संख्या है उसका 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से फर्स्ट संख्या से सेकेंड संख्या का रेशियो क्या आ जाएगा, 6:5, है ना, 6:5। मतलब पहला संख्या अगर 6 यूनिट है तो दूसरा संख्या कितना यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट, है ना। अब बोला दोनों संख्याओं का योग 22 है। यूनिट में देखें तो यूनिट में कितना है सम, 6 5 11 यूनिट, और संख्या का योग कितना दे रखा है, 22। तो कितने गुना है, 11 का दुगुना है, 11 यूनिट का दोगुना। तो बोला इन दोनों में से बड़ी संख्या बतावें। मतलब बड़ी संख्या क्या है, 6 यूनिट बड़ा है तो 6 यूनिट का दुगुना क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि 11 यूनिट का दुगुना हुआ था यहाँ, तो 6 यूनिट का दुगुना क्या आ जाएगा, 12। मतलब बड़ी संख्या क्या है, 12 है। तो हम लोग फर्स्ट सवाल कर लिए, अब नेक्स्ट सवाल करेंगे। सिर्फ सवाल करने पर फोकस करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम सामने है, 1-1.5 महीना में एग्ज़ाम आने वाला, तो हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं और इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करेंगे। देखिए क्या है, एक पिकनिक समूह में 2/9 भाग वयस्क है। एक पिकनिक गए हैं जिसमें क्या है, वयस्क है और बच्चे हैं, वयस्क हैं और बच्चे हैं, दोनों हैं, है ना। कुछ बड़े बड़े लोग हैं और बच्चों के साथ पिकनिक गए हैं, है ना। एक पिकनिक समूह में 2/9 भाग वयस्क है। मतलब टोटल अगर 9 है तो उसमें से दो वयस्क है और बच्चे कुछ कितने, 7 यूनिट बच्चे होंगे, है ना। टोटल 9 भाग में से 2 भाग है वयस्क और 7 भाग है बच्चे। बोलता है कि वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक है। वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या कितने अधिक है, 95 अधिक है। अगर हम यूनिट में देखें तो कितना यूनिट बच्चों की संख्या अधिक है, आप कहिएगा 5 यूनिट। कितना यूनिट अधिक है, बच्चों की संख्या वयस्क से 5 यूनिट। और क्वेश्चन के अनुसार क्या दे रखा है कि वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या कितनी अधिक है, 95 अधिक। मतलब इसी 5 यूनिट का वैल्यू क्या दे रखा है, 95। कितने गुना है, 19 गुना, 19 × 95। तो बोला है कि वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे। तो बच्चे कितने मौजूद है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का भी कितना गुना, 19 गुना, है ना। यहाँ भी 19 गुना है तो 19 गुना कितना होगा, 19 × 7 133 बच्चे। कितने बच्चे मौजूद थे, 133 बच्चे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही सवाल। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने मैं दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस इन्फिनाइट तक गया है, इसी तरह बढ़ते गया है अनंत तक। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये सवाल। और एक सवाल आपको ऐसे भी पूछ सकता था कि √30 प्लस √30 प्लस, है ना, इसी तरह कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो ये दोनों सवाल आपके परीक्षा में बन सकते थे। तो इन दोनों का उत्तर आपको डायरेक्ट याद रखना है। याद कैसे रखना है वो भी बताता हूँ कि यहाँ 30 की जगह कुछ और भी बदल दिया तो भी उत्तर आपका आ जाएगा। इस 30 को, यहाँ 30 है दोनों जगह, 30 को दो लगातार संख्याओं में ब्रेक करना है। 2 लगातार संख्याओं में ब्रेक करना है। जैसे 30 को 2 लगातार संख्या में कैसे, 5 × 6, 5 × 6 क्या होता है, 30 होता है ना। तो 2 लगातार संख्या, 5 के बाद 6 आता है तो 2 लगातार संख्या। अब एक का आंसर 5 होगा और दूसरे का आंसर 6 होगा। 5 किसका होगा, जो छोटा वाला है जिसमें माइनस का साइन है, नेगेटिव वाले में किसका आंसर होगा, 5। मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 5। और पॉजिटिव वाले में क्या आंसर आ जाएगा, 6। बड़ा वाला किसमें, ये पॉजिटिव वाला में होगा, बड़ा वाला पॉजिटिव वाला में, और नेगेटिव वाला में छोटा वाला, जो छोटा वाला रहेगा वो नेगेटिव वाला में होगा। अब यहाँ तो आप वैल्यू, ये चीज़ आपको पता रहेगी
तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ आप भूल गए तो फॉर्मूला क्या है, अगर कोई भी ऐसे रहे a माइनस अंडर रूट ए माइनस करके इन्फिनाइट तक जाए, a के जगह कोई भी संख्या रहे, तो इसके बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1/2, माइनस है तो माइनस 1/2। और यही अगर बात a प्लस करके इन्फिनाइट तक जाए तो क्या लिखेंगे, इसके बराबर क्या होता है, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2। तो नेक्स्ट इस पर हम देखेंगे। तो देखिए आपके सामने ये चीज़ अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपके सामने फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला रटते रहिए, है ना। तो देखिए अगर a माइनस से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक जाता रहे तब क्या होगा, 4a अंडर रूट 4a की जगह क्या है, a की जगह 30 है तो 30 चौके 120 प्लस 1 और -1/2, ये -1 रूट के बाहर है तो क्या आएगा, 120 और 121 का अंडर रूट 11 माइनस 1/2 मतलब 10/2, और 10/2 का आंसर क्या आ गया, 5। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इस 30 को दो लगातार संख्याओं में ब्रेक करना है, 5 गुने 6। अब जो 5 जो आंसर होगा वो नेगेटिव वाला, छोटा वाला जो होगा वो नेगेटिव वाला का आंसर होगा, और जो बड़ा वाला संख्या होगा वो अगर बीच में प्लस 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 रहे तो उसका आंसर होगा। और आपके सामने मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाते हो तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है 0.16 और 0.64 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। जब भी आपको दो संख्याओं की मध्यानुपाती मीन प्रपोर्शन, क्या है मध्यानुपाती का इंग्लिश मीन प्रपोर्शन, पोर्शन निकालने के लिए दिया जाए। मान लीजिए ए और बी आपको दो संख्याएं दे दिया, दो और संख्याएं दे दिया ए और बी, इसका मीन प्रपोर्शन क्या होगा, मीन प्रपोर्शन अंडर रूट ए बी, मध्यानुपाती क्या होगा अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। तो यहाँ दो संख्याएं क्या है 0.16 और 0.64, इसका मीन प्रपोर्शन क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.16 और 0.64, 0.64। यहाँ दो डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, कुल 4 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो कितने डिजिट के बाद निकलेगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल, और 16 यहाँ से 16 गुने 4, एक 16 बाहर निकल गया और 4 से 4 का 2 बाहर निकल गया, क्या आ गया 0.32, 32 16 दूनी 32 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल 0.32, किसका आ गया इसका मध्यानुपाती 0.32। हमारा आंसर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये मध्यानुपाती वाला आप याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ शॉर्ट में बनती है और डायरेक्ट आती है कि अंडर रूट ए बी होता है दो संख्याओं का क्या मध्यानुपात, है ना। मध्यानुपात क्या होता है अंडर रूट ए बी। तो ये एवरेज का क्वेश्चन था, सॉरी रेशियो का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने सवाल है किसका, पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का सवाल है जिसमें पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, पी और क्यू एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं। ये क्या है इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, इन्वेस्टमेंट का, है ना। अब बोला है क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। क्यू जो है वो बिजनेस तो पी और क्यू एक साथ चालू किए, लेकिन क्यू का पैसा कितने महीने तक रहा, सिर्फ 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने के बाद क्यू पैसा निकाल लिया है। यदि उन्होंने अपने लाभ को, ये है लाभ का अनुपात, प्रॉफिट का रेशियो 25:26 के अनुपात में बांटा हो, तो पी की राशि कितने समय तक उपयोग की गई, मतलब पी अपना राशि कितने समय तक लगाया है। देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशियो और इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और हमको टाइम का रेशियो पता करना है ना। प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम के। प्रॉफिट लाभ जो होता है वो निवेश गुने समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हमको टाइम का रेशियो चाहिए, तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से क्या कर देना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो वही हम लोग करेंगे, प्रॉफिट का रेशियो किस, पी और क्यू का अनुपात क्या है प्रॉफिट का रेशियो में 25:26, 25:26, ठीक है, ये है प्रॉफिट का रेशियो। इन्वेस्टमेंट किस अनुपात में किया है, 5:13, 5:13, 5:13। तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 5×5 = 25 और 13 दूनी 26, 5:2। मतलब Q अगर 2 यूनिट समय लगाया है तो P कितना यूनिट समय दिया है, 5 यूनिट, जबकि Q कितने महीने के लिए अपने पैसा लगाया था, 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने के बाद वो निकाल दिया, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 6 मंथ, 6 मंथ कितने गुना, 3 गुना, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 मंथ, 3 गुना है ना, 3 गुना कितना आ गया 15 मंथ, और 15 मंथ ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को आपको पता रहना चाहिए कि कैसे करना है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे एक पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क और ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछने वाला है। तो ये टाइम एंड वर्क, पहला टॉपिक टाइम एंड वर्क को आपको अच्छे से करके जाना है। पाइप एंड सिस्टम और पार्टनरशिप,
पार्टनरशिप। ये तीनों टॉपिक को आपको अच्छे से करके जाना है। लगभग 20 सवाल में से 5 सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो ये 5 सवाल रखता है, मतलब अपने आप में 25% ये टॉपिक ये तीनों रखता है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करके जाना, क्योंकि ये आसान टॉपिक बनता है, इस पर सवाल आसान पूछे जाएंगे। इसीलिए आपके सवाल आपके परीक्षा में ज़्यादा कठिन सवाल आने के चांसेस नहीं है। तो आसान जिस टॉपिक से बनता होगा उसी टॉपिक के ज़्यादा प्रश्न दिए जाएंगे। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जाना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर सवाल, हम लोग 10 कंप्लीट कर चुके हैं, 11 नंबर सवाल हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर आपके सामने। बोलता है कि 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिन में कर सकती है। या तो 6 लड़के काम करें या तो 10 लड़कियां, या 6 लड़के काम करें या 10 लड़कियां काम करें, दोनों कितने दिन में काम करेंगे? 25 दिन में काम करेंगे, है ना। 12 लड़के और 30 लड़कियां उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? यहाँ आप 12 लड़के और जब 30 लड़कियाँ दोनों साथ मिलेंगे, 12 लड़के और 30 लड़कियाँ जब ये साथ मिलेंगे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो यहाँ आपको या को ध्यान से देखना है कि या तो 6 लड़के काम करें, 6 लड़के काम करेंगे तब भी काम 25 दिनों में समाप्त होगा, या फिर 10 लड़कियाँ काम करें तब भी कार्य 25 दिनों में समाप्त होगा। तो हम ये चीज़ यहाँ गौर करेंगे कि 6 लड़कों का 6 बॉयज़ जो है वो किसके बराबर हैं? 10 लड़कियों के बराबर, 10 लड़कियों के बराबर। तो यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स का एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? 10/6, यानी कि 5/3, 5/3, 5/3 आ गया। तो देखिए 6 लड़के मिल, बॉयज़ का एफिशिएंसी क्या है? 3 यूनिट, और गर्ल्स का एफिशिएंसी 3 यूनिट, और बॉयज़ का एफिशिएंसी 5 यूनिट। जब 6 लड़के मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? टोटल वर्क यहाँ से क्या आ जाएगा? फर्स्ट कंडीशन से टोटल वर्क निकालते हैं। एक लड़का 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 6 लड़का कितना यूनिट? 30 यूनिट काम, और कार्य कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं? 25 दिनों में। टोटल वर्क ये क्या आ गया? 750। कितना आ गया? 750 यूनिट, ये आ गया। अब बोला है कि 12 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे? 12×5 = 60 यूनिट, प्लस 30 लड़कियां एक दिन में कितना काम करेंगी? एक लड़की 3 यूनिट, तो 30 लड़कियां 90 यूनिट। मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में काम 150 यूनिट करेंगे। एक दिन में काम कितना यूनिट? 150 यूनिट। तो कार्य करना है 750 यूनिट, एक दिन में काम करते हैं 150 यूनिट, तो कितने दिनों तक कार्य चलेगा? 5 दिन तक, है ना। 15×5 = 75, है ना। 5 दिन तक कार्य चलेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ आपको या वाले कंडीशन को ध्यान में रखना है। जब भी या रहे तो हम इक्वल कर देंगे, मतलब 6 बॉयज़ बराबर 10 गर्ल्स हैं, है ना। जितने 6 लड़के काम करते हैं उतना ही 10 लड़कियां काम करती है, और दोनों मिलकर 25 दिन में। तो यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स का एफिशिएंसी आ गया। टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क आप किसी भी कंडीशन से निकाल सकते हैं, या तो ये कंडीशन से या तो ये कंडीशन से। जैसे 10 लड़कियां, एक लड़की एक दिन में 3 यूनिट काम, तो 10 लड़कियां एक दिन में 30 यूनिट काम, और कार्य कितने दिनों तक चला है? 25 दिनों तक। टोटल वर्क ये आ गया। अब बोला 12 लड़के, एक लड़का एक दिन में 5 यूनिट, 12 लड़का 12×5 = 60 यूनिट एक दिन में। ये एक दिन का काम आया है, एक दिन का, है ना। और 30 लड़कियां 3 यूनिट के साथ एक दिन में 90 यूनिट काम करेंगे। मतलब एक दिन में ये 42 लोग मिलकर 150 यूनिट काम करेंगे। तो 750 यूनिट को काम करने में कितना दिन लगेगा? 750/150 बराबर 5 दिन। आ गया हमारा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही होगा, है ना। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखिए आपके सामने आ गया फिर से एक पाइप एंड सिस्टर्न का ही सवाल। मैंने बोला था ना कि पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप आपको अच्छे से करके जाना है, इसीलिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा करा रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। देखिए बोला है इसको बड़े आराम से हम लोग करेंगे और आप भी कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं।
दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। मान लीजिए पहला पाइप ए है वो 20 घंटे में भर रहा है और दूसरा पाइप बी ये कितने घंटे में भर रहा है, 30 घंटे में भर रहा है, ठीक है ना। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टंकी कितने समय में भर जाएगी। यहाँ से टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 20 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 यूनिट। मान लीजिए कि क्या है, तो टंकी का टोटल कैपेसिटी 60 यूनिट। ए इसका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, ए पाइप ए का एफिशिएंसी, पाइप ए 20 घंटे में 60 यूनिट भरता है, मतलब हर घंटे कितना यूनिट बन रहा है, 60/20 3 यूनिट। और पाइप बी 30 घंटे में 60 यूनिट भरता है, मतलब हर घंटे कितना भर रहा है, 2 यूनिट, तभी तो 30 घंटे में 60 यूनिट भरेगा। तो यहाँ से पाइप ए का एफिशिएंसी 3 आ गया और पाइप बी का एफिशिएंसी 2 आ गया। बोला है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, एक साथ खोल दिए जाने पर 1 घंटे में कितना भरेंगे दोनों पाइप, 5 यूनिट। कितना यूनिट, 5 यूनिट, है ना। एक साथ खोल देंगे दोनों को तो ये 3 भरेगा, ये 2 भरेगा। 1 घंटे में कितना यूनिट, 5 यूनिट भर गया। तो बोला 60 यूनिट भरने में कितना समय, दोनों तरफ से 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से 12 आवर में कितना भर जाएगा, 60 यूनिट, है ना। 60 यूनिट कितना आवर में भरेगा, 12 घंटे में 60 यूनिट। 1 घंटे में 5 यूनिट, 12 घंटे में 60 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। तो आपको ऐसे करना है और इतना सारा चीज़ लिखते नहीं जाना है, यूनिट वगैरह नहीं लिखना है, आवर वगैरह नहीं लिखना है, सिर्फ 20 30 एलसीएम 60 आ गया, इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 2 और दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। 1 घंटे में 5 यूनिट, 60 यूनिट को भरने में 60/5 12 आवर। यहीं से आपका उत्तर तुरंत आ गया, है ना। तो अब नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल आपको करना है 63 नहीं 13 नंबर सवाल, है ना, सॉरी 13 नंबर सवाल जल्दी से करके आपको उत्तर बताना है ना। कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आपका उत्तर आ जाता है तो आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख देना है 13 नंबर सवाल के लिए। चलिए अब हम लोग करते हैं। देखिए, एक राशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की दर पर 16 गुनी हो जाएगी। किस दर पर है, साधारण ब्याज पर ये राशि 7 ईयर में 4 गुनी हो जाती है। मतलब कि प्रिंसिपल अगर 100 यूनिट था तो 7 साल में कितना बढ़ के हो गया, अमाउंट आफ्टर 7 ईयर कितना हो गया, 4 गुनी, मतलब कि 400 हो जाता है। तो ब्याज कितना मिला, 7 ईयर में ब्याज कितना मिला, 7 ईयर में ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला है 300 रुपये। कितना, 300 रुपये, ठीक है। 100 रुपये था, माना कि 100 रुपये है, 7 साल में कितना हो गया, 4 गुना हो गया, तो ब्याज कितना मिला है, 300 रुपये। अब बोला है कितने वर्षों में, कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की दर पर 16 गुनी हो जाएगी। तो 16 गुनी हो जाएगी मतलब अमाउंट आफ्टर 16 ईयर, नहीं, अच्छा, कितने वर्षों में यह राशि 16 गुनी हो जाएगी। तो 16 गुनी मतलब कि 100 का 16 गुना कितना होगा, 1600, 100 का 16 गुना 1600। अब ब्याज कितना चाहिए हमको, ब्याज अब कितना चाहिए, 1500। कितना ब्याज चाहिए, 1500 रुपये अब हमको ब्याज चाहिए। 7 साल में 300 रुपये, तो 1500 ब्याज पाने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। जब इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, मतलब 35 साल में हमको क्या मिल जाएगा, 1500 रुपये ब्याज मिल जाएगा। 35 साल में 1500 रुपये ब्याज मिल जाएगा और 100 रुपया प्रिंसिपल, मतलब कि 16 गुना हो गया कितने साल में, 35 साल में। अमाउंट आफ्टर 35 ईयर कितना हो जाएगा, 16 गुना प्रिंसिपल का 16 गुना। तो आंसर क्या आ गया, 35 साल में हमको 1500 ब्याज मिल जाएगा और अमाउंट क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा प्रिंसिपल का। तो नेक्स्ट सवाल अब हम लोग करेंगे, किसका किसका आंसर 35 ईयर से आया था वो कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। देखिए 14 नंबर क्या कहता है कि पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। मैं वही सवाल आपको करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाले। ज़्यादा लेवल हाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका हाई लेवल नहीं आने वाला, तो पढ़ने से क्या फ़ायदा। वही पढ़ो जो एग्ज़ाम में आने वाला है। तो देखिए झूठ मूठ का टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोग को। ऐसा नहीं कि भारी भारी सवाल करके गए और वहाँ छोटे छोटे सवाल आए, फिर जो भारी भारी सवाल करने में हम यहाँ समय दे रहे हैं उस समय का कोई हमको फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो देखिए पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है? 1 से। 1 2 3 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। तो पहले 50 प्राकृतिक संख्या तो कहाँ तक जाएगा? 1 से लेके 50 तक, है ना। पहले 50 प्राकृतिक संख्या यही है ना। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स, है ना। तो इनका औसत निकालना है। तो जब भी जैसे जब भी कोई सीरीज एपी में दिया रहे, ये तो एपी में है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका क्या है? 1 है। 1 के गैप से बढ़ते जा रहा है, तो एपी में जब भी एपी में कोई सीरीज दिया रहे और उसका औसत निकालना रहे तो क्या आ जाता है? एवरेज क्या आता है? औसत एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 प्लस 50 बटे 2, मतलब 51 बटे 2 क्या आ गया? 25.5, 25.5 क्या आ गया? 25.5। ऑप्शन नंबर सी नहीं ए। तो आपको याद रखना इस छोटे से कंसेप्ट को कि अगर कभी एपी में कोई सीरीज दिया रहे, सीरीज किसमें हो? एपी में हो, और उसका एवरेज पूछा है तो क्या आएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। पहला पद क्या है? 1 है, अंतिम पद क्या है? 50 है, और बटे 2 करना है। तो 50 और 1 51 बटे 2 25.5। आपको समझ में तो आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 नहीं 15। 40 छात्रों का औसत आयु 30 वर्ष है। 40 छात्रों का औसत आयु कितना है? 30 वर्ष है, जिसमें से 25 छात्रों का औसत 36 वर्ष है। जिसमें से 25 छात्रों का औसत कितना है? 36 वर्ष। तो बाकी छात्रों का औसत आयु क्या है? मान लीजिए कि बाकी छात्रों का औसत आयु क्या है? x वर्ष। तो यहाँ से हमको सम इक्वल रखना है। 40 छात्रों का औसत आयु क्या है? 30 वर्ष है, तो इनका सम क्या आ जाएगा? 40 गुने 30, है ना। अब देखिए जिसमें से 25 छात्रों का औसत आयु कितना है? 25 छात्रों का औसत आयु है 36 वर्ष, प्लस बाकी छात्रों का औसत आयु 25 छात्रों का औसत आयु 36 वर्ष। 25 छात्रों का हो गया, बच गया कितने छात्र? 15 छात्र। 40 है टोटल, 15 छात्र यहाँ, 25 छात्र यहाँ। इनका औसत आयु हमको नहीं पता है, निकालना है x वर्ष, है ना। तो यही आएगा, क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर सम बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जैसे विद्यार्थी हो गए, फिर स्टूडेंट्स हो गए, आदमी हो गए, वही होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एवरेज को क्या? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या है? छात्र हैं, मतलब स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम आ जाएगा। तो सम निकाल लिए हैं। तो एवरेज क्या था? 30 था, 30 का मल्टीप्लाई 40 में, है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40 थे। ये आ गया सभी छात्रों की आयु का सम। तो 25 छात्रों के आयु का सम इतना, और 15 छात्रों के आयु का सम 15x। तो यहाँ से देखिए अब काटना है सिर्फ 5 तिया 15, 5 25, और 5 8 40। 3 से काटेंगे, 3 12 तिया 36, और 3 10 का 30। तो क्या आ गया? 80 बराबर 12 25 60 प्लस x। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 20। x का वैल्यू क्या आ गया? 20। और 20 ही हमारा करेक्ट आंसर है इस सवाल के लिए। तो आप लोगों का आंसर जिसका 20 आया है उनका सही है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए,
क्वेश्चन नंबर 16 है कि 16 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक ट्रेन 9 सेकंड में एक पोल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो पहले ही हम बता चुके हैं, इस सवाल को करने से पहले ही हम बता चुके हैं कि जब भी ट्रेन या तो पोल को पार करे या फिर कोई आदमी को पार करे, चाहे आदमी चल रहा हो या फिर खड़ा हो, खड़ा रहेगा तो पोल के ही समान है ना। तो देखिए, जब भी कोई ट्रेन पोल को पार करेगी या तो फिर आदमी को पार करेगी, वो कितने डिस्टेंस के बराबर चलेगी, खुद की लंबाई के बराबर। कितना डिस्टेंस के बराबर दूरी तय करेगी, कितना दूरी तय करेगी, खुद के लंबाई के बराबर। मतलब ये डिस्टेंस जो आएगा कितना दूरी तय करेगी, ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी, है ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ट्रेन का क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ टाइम 9 सेकेंड दे रखा है, तो किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में 5/18, और टाइम कितना है 9 सेकेंड, 9 सेकेंड में पार करती है इंटू 9। तो अब तो आसानी से आप काट लीजिएगा। चलिए काटते हैं, 9 दूनी 18, 2 तिया 6, 30 पचे 150 मीटर। कितना मीटर है ट्रेन का लंबाई, ये ट्रेन कितना लंबा है, 150 मीटर है। तो आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी ट्रेन या तो पोल को पार करे या तो आदमी को पार करे, वो कितना दूरी चलेगी, खुद के लंबाई के बराबर, खुद के लंबाई के बराबर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ गया, 150 मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या है, 150 मीटर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे 17। बोलता है यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या ज्ञात कीजिए, मतलब वॉल्यूम। घन का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब। घन तो आपको पता ही होगा कैसा होता है घन। आप लोग लूडो का जो जिससे हम खेलते हैं, जिसको उछालते हैं डाइस, है ना, उसी को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। वो घन के आकार का होता है ना, ऐसा ही होता है। पासा ऐसा ही ना होता है। तो ये क्या है, घन है, जिसका साइड क्या है, ए है। घन में सभी साइड बराबर होते हैं, मतलब ये भी ये है, 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 ये भी ये है। जितने साइड आपको दिख रहे हैं सब बराबर होते हैं। घन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो होता है ए क्यूब, ए क्यूब, है ना, ए क्यूब। और इसका TSA टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6A स्क्वायर। क्या होता है, 6A स्क्वायर। और लिटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ऊपर और नीचे को छोड़ देना है, बाकी चारों तरफ ले लेना है। ऊपर और नीचे का छोड़ देना है, बाकी चारों तरफ ले लेना है। तो क्या आ जाएगा, 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर। तो अब आपको कुछ भी दे के कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो हमको समझना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता तो वो यहाँ लिख के देता पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल लिखा है, तो हम लोग क्या मानेंगे, टोटल सरफेस एरिया। क्या दे रखा है, 6A स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, 3750, 3750, है ना। ऑप्शन आप देख लीजिए, जिसका आंसर आया होगा वो मिला लीजिए। 6 6 का 36, 6 से काटेंगे, 6 6 36, बच गया 1, 6 दूनी 12 और 6 पचे 30। A स्क्वायर आ गया 625, तो A का वैल्यू कितना आ गया, 25। A का वैल्यू 25। अब पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 25 का क्यूब। 25 का क्यूब क्या होता है, 15,625। तो क्यूब आपको याद रखना है 1 से 25 तक कम से कम, और स्क्वायर आपको याद रखना है 1 से 50 तक। देखिए क्यूब याद था तो तुरंत हो गया, क्या आ गया, 15,625 हमारा उत्तर। अगर क्यूब नहीं याद रहता तो अभी हमको गुना करना पड़ता, और गुना करने में जो समय लगता वो समय हमारा बच गया है।
अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी तक का सबसे बढ़िया सवाल है, और ये सवाल मेंसुरेशन का है, मेंसुरेशन 2D का है ना, 2D नहीं 3D का है, शंकु का है तो 3D। ये सबसे बढ़िया सवाल इसलिए है क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इस सवाल में बोलता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र कोण 120 डिग्री वाले वृत्तखंड को मोड़कर, देखिए एक सर्कल है, सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका क्या है रेडियस है, रेडियस कितना है, रेडियस है ये 21 सेंटीमीटर, क्या है 21 सेंटीमीटर है ना, और केंद्र कोण 120 डिग्री वाले, 120 डिग्री बन गया, क्या है 120 डिग्री, 21 सेंटीमीटर है ना। इसको मोड़कर ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये जो फिगर दिख रहा है, इसको मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है। मतलब कि इतना ही है, इतना ही है, एक पेपर है ना, एक पेपर मान लीजिए ऐसा है जिसका रेडियस वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड है ना, जिसका केंद्र कोण क्या है 120 डिग्री और रेडियस क्या है, कितना है 21 सेंटीमीटर। इसको मोड़कर ये किस तरह से था, ऐसे था, ऐसे था 120 डिग्री, 120 डिग्री, सॉरी कैसे बनेगा, ऐसे है 120 डिग्री और ये रेडियस 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को मोड़कर एक शंकु बनाए, ये चोंच, यहाँ चोंच है इसका, ये दोनों को जब मिला देंगे तो एक शंकु बन जाएगा है ना। आप पेपर को फोल्ड करके देखिएगा, एक शंकु बन जाएगा। ये शंकु कैसा बन जाएगा, ऐसा, ऐसा। ये शंकु जब ये दोनों का, इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट को दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो ये शंकु बन जाएगा है ना। ये शंकु जो बनेगा, इसका रेडियस जो होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा, मान लीजिए इस वृत्तखंड का रेडियस क्या है आर है, तो ये आर का जो वैल्यू होगा वो कैपिटल आर गुने, और ये एंगल क्या है थीटा है, थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 360। तो जब भी आपको रेडियस पूछेगा कि एक वृत्तखंड को मोड़कर एक शंकु बनाया गया है, उसमें रेडियस पता रहेगा, आपको एंगल पता रहेगा, रेडियस पता रहेगा, आपको एंगल पता रहेगा, तो पूछेगा उस शंकु, बने हुए शंकु का रेडियस ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, कैपिटल आर जो रेडियस दिया हुआ है इनटू थीटा जो एंगल दिया हुआ है बटे 360। तो यहाँ भी वही पूछा है, एक शंकु के रूप में बदल दिया गया, एक वृत्तखंड को मोड़कर एक शंकु के रूप में बदल दिया गया। तो इस प्रकार बने शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या क्या आ जाएगा, आर बराबर स्मॉल आर, मतलब इस शंकु की त्रिज्या क्या आ जाएगा, आर बराबर कैपिटल आर 21 इंटू थीटा क्या है 120 डिग्री बटे 360। आ गया आपका उत्तर 1/3 और 3 सते 21, तो कितना आ गया रेडियस 7 सेंटीमीटर। इस शंकु का रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब इस सवाल में ये तो आ गया रेडियस की बात, रेडियस आ गया, लेकिन आपको अगर इस शंकु का स्लांट हाइट पूछ दिया जाए, स्लांट हाइट मतलब कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई अगर पूछ दिया जाए तो ये किसके बराबर होता है, आर के बराबर। जो वृत्तखंड का रेडियस रहेगा उसी के बराबर क्या हो जाएगा, इसका तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लांट हाइट। तो एल पूछा रहता कि इस शंकु का जो शंकु बना है उसका तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तिर्यक ऊंचाई तो कैसे निकालेंगे, एल बराबर आर, आर क्या है 21 सेंटीमीटर। अब देखिए आर पता चल गया 7 सेंटीमीटर, एल पता चल गया 21 सेंटीमीटर, तो हाइट भी निकाल लेंगे। और जब ये शंकु का रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट तीनों चीज़ पता है तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। मतलब इस शंकु का कुछ भी दे दे तो निकाल लेंगे, लेकिन उतना लंबा आपका सवाल नहीं पूछा जाएगा, वो थोड़ा हाई लेवल का सवाल हो जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ तक याद रखना है। तो नेक्स्ट सवाल अब हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है
कि 4 गाय हैं। बहुत अच्छी बात है कि 4 गाय हैं, है ना। आपको भी गाय रखनी चाहिए। गाय हमारी क्या है? माता है। इसकी सेवा करना हमारा फर्ज है। तो देखिए क्या है, 4 गाय को 35 मीटर के वर्ग क्षेत्र के चारों कोनों पर बांध दिया जाता है। देखिए एक वर्ग क्षेत्र है ना। इसमें क्या है? घास भरा हुआ है ना। तो घास को चरने के लिए 4 गाय को 4 कोनों पर बांध दिया जाता है। ये 4 कोने हैं। इस चारों कोनों पर कितने गाय बांधे हैं? एक गाय बांधे हैं। 4 गाय बांध दिए गए चारों कोनों पर, है ना। तो पूछा है ताकि 35 मीटर के वर्ग क्षेत्र, है ना, 35 मीटर के वर्ग क्षेत्र। इसका भुजा का लंबाई कितना है? इस वर्ग का भुजा का लंबाई 35 मीटर, ठीक है ना। तो बोला है कि इस प्रकार बांधा जाता है ताकि वे एक दूसरे तक पहुंच सके, मतलब एक दूसरे तक पहुंच सके। तो बोला है कि क्षेत्र का कौन सा भाग चरने से बचा है। तो देखिए ये देखिए कैसे वो बांधेंगे। इसका जो रस्सी का लंबाई होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा और ये इतना भाग को चर जाएगा। इसका जो रस्सी का लंबाई, इस गाय का जो रस्सी का लंबाई होगा ये यहाँ से यहाँ तक होगा और ये इस भाग को चर गया। देखिए ये दोनों गाय मिल गए और इसका जो रस्सी का लंबाई होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा और ये इतना भाग को चरेगा और इसका जो रस्सी का लंबाई होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा और ये इतना भाग को चरेगा। लाइट कट गया था इसीलिए थोड़े से आप क्या अंधेरा हो गया होगा। चलिए फिर से समझते हैं इसको, फिर से क्या करते हैं, समझते हैं। वैसे तो समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे गाय बंधी थी। देखिए एक वर्ग है, अब थोड़ा जल्दी समझेंगे, दोबारा समझ रहे हैं ना। तो देखिए एक वर्ग है, एक क्या है, वर्ग क्षेत्र है जिसमें क्या है, घास है, घास बोया हुआ है। ये घास जब बड़ा बड़ा हुआ तो इसके चारों कोनों पर एक एक गाय, मतलब 4 गाय बांध दी गए। अब पहला कोना पर और इस वर्ग का साइड क्या है, भुजा क्या है, 35 मीटर, ठीक है ना। अब इस गाय को इस प्रकार बांधना है कि वो एक दूसरे तक केवल पहुंच सके, एक दूसरे को पार नहीं करना है, एक दूसरे तक केवल पहुंच सके। तो देखिए इसके आधा यहाँ है, इसका आधा यहाँ, गाय किस तरह बंधी होंगी वो देखिए, देखना है आपका, इसका मिड पॉइंट है। अब देखिए इस गाय की, ये वाली गाय है ना, इस वाली गाय की रस्सी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। तब ये इस प्रकार इस क्षेत्र का घास चर पाएगी, इस क्षेत्र का घास ये गाय इस तरह से चर पाएगी। अब इस वाली गाय का रस्सी का लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। तो ये गाय इस वाले क्षेत्र का घास को चर पाएगी। देखिए ये दोनों एक दूसरे तक केवल पहुँच सके हैं, केवल पहुँच सके हैं, मतलब एक दूसरे से मुलाकात कर लिए, एक दूसरे को पार नहीं कर पाए, एक दूसरे को पार नहीं कर पाए हैं। मतलब ये वाला घास इस गाय के द्वारा चरा गया, है ना। उसी प्रकार इस गाय के द्वारा यहाँ से यहाँ तक का घास चरा गया, इस गाय के द्वारा यहाँ से यहाँ तक का, और इस गाय के द्वारा यहाँ से यहाँ तक का। अब ये जो बीच वाला क्षेत्र बचा है, इस बीच वाले क्षेत्र में ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, ये बीच वाला क्षेत्र मेरा बच गया, इसमें घास अभी भी उगे हुए हैं। तो बोला है जो भाग बचा हुआ है, घास का जो भाग बचा हुआ है, उस भाग का क्षेत्रफल कितना है, मतलब क्षेत्र का कौन सा भाग चरने से बचा हुआ है। मतलब यही भाग चरने से बचा हुआ है, ये जो है यही भाग चरने से बचा हुआ है। तो इस भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये मिड पॉइंट हम लिए थे, है ना, आधा आधा दूरी लिए थे, तो ये पूरा 35 है, तो ये क्या आ जाएगा, 35/2, ये 35/2। अब देखिए आपको ये क्वाड्रेंट जैसा नहीं लग रहा है, ये वाला भाग एक भाग, एक गाय द्वारा चरा भाग एक क्वाड्रेंट है। तो चार गाय द्वारा चरा भाग कितना हो जाएगा, 4 क्वाड्रेंट। और 4 क्वाड्रेंट जब मिलता है तो आपस में मिलकर क्या बनाता है, एक सर्कल, और जिसका रेडियस क्या है, 35/2। ये चारों क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड
एंड फोर्थ को जब मिलाएंगे तो 4 क्वाड्रेंट बनेगा। तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, जब हम वर्ग के क्षेत्र, बचा भाग क्या है, बचा भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, जब हम वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल में से ये सर्कल का क्षेत्रफल घटा दे, है ना, ये चारों मिलके सर्कल बनेगा। जब इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, पूरे में से चारों क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल घटा देंगे तभी तो ये बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल आएगा, और चारों क्वाड्रेंट मिलकर क्या बना रहा है, सर्कल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 35 स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या है, ये क्या है 35 स्क्वायर, और सर्कल का क्या आ जाएगा एरिया, रेडियस क्या है 35/2, तो 22/7 और 35/2 का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से अब हमको सिर्फ काटना है 35 11 बार, 2 से 11 बार। अब देखिए 35 स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 35 स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इनटू यहाँ क्या बच गया 1 माइनस 11/14, यही आ गया। तो 35 स्क्वायर इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/14। तो 35 स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 35 × 35, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, तो 35 × 15 कितना आ जाएगा, 35 × 15, 15 पचे 75 का 5, हाथ में 7, और 15 × 45 और 7 52, 525/2 कितना आ जाएगा 262.5 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। तो बचा भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 262.5, मतलब घास का वह क्षेत्र कितना क्षेत्रफल का है 262.5 क्षेत्रफल का है, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है, जिसे गाय नहीं चरी जो गाय द्वारा नहीं चरी जा सकी है। तो अब नेक्स्ट सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का आखिरी प्रश्न है। तो लास्ट सवाल आप लोग कर दीजिए। क्या कहता है कि यदि 6y + 70 डिग्री और 3y + 47 डिग्री संपूरक कोण है। संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, क्या होता है स्पेलिंग, सप्लीमेंट्री एंगल, सही है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक कोण है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं तो इससे पहले ही आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि संपूरक कोणों का सम का, दो संपूरक कोणों का सम 180 डिग्री होता है। दो संपूरक कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री, मतलब इसका और इसका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए 6y और 3y 9y प्लस 70 और 47 कितना आ गया 137 डिग्री बराबर कितना आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, और यही कोटि पूरक या फिर पूरक कोण का योग क्या होगा 90 डिग्री, मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, और वो भी पहले से, है ना, अभी जाके नहीं। तो देखिए क्या आ जाएगा 137 को उधर ले जाके घटाएंगे तो क्या कितना आ जाएगा, अच्छा जोड़ने में हम मिस्टेक किए हैं ना, क्या आ जाएगा 117 डिग्री। तो घटाएंगे 180 में 17 तो 63 डिग्री आ जाएगा, ये उधर जाके घटेगा 180 में से, तो y का मान यहाँ क्या आ जाएगा 9 सत्ते 63 डिग्री, है ना। तो y का मान क्या आ गया 7 डिग्री। तो हम लोग आज का अपना जो कार्य था वो हम पूरा कर चुके हैं। 20 प्रश्न तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपके सामने आएगा, तो उसमें भी हम लोग 20 सवाल करेंगे, और इसी प्रकार हम लोग मॉक टेस्ट करते रहेंगे। आप लोग देखते रहें। धन्यवाद।